कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान। मैं आरिफ प्रसाद सर आज आप लोगों को भूगोल का पाठ 5 प्राकृतिक वनस्पति एवं वनाश्रित समुदाय कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। ये है केरल के सदाबहार वन जो हमेशा हरे भरे रहते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ के कुछ देखिए, बस्तर के साल वन आर्द्र पतझड़ वन होते हैं जो कि थोड़े मतलब पत्ते इनके झड़ जाते हैं, वहां सदाबहार में हमेशा ही पत्ते हरे रहते हैं। ये है वन हमारा गर्मी के महीनों में सागौन का वन की स्थिति है, सारे ही लगभग झड़ गए, सब पत्ते कोई नहीं दिखाई दे रहा पत्ते पे। इसके बाद ये एक और आता है हिमालय के दावेदार वन जो बिल्कुल हिमाच्छिद रहते हैं और हरे भरे रहते हैं बिल्कुल वर्ष भर। और ये है वनों से लाभ लेते हुए, यानी वनों के आश्रित लोग हैं जो लकड़ियां वगैरह लेकर के आ रहे हैं अपने चूल्हे वगैरह जलाने के लिए। ये भी वही है, अपना वनों से काट करके ले जाते हुए हैं, वनों पे आश्रित लोग हैं। अगला है ये मावली कोट में तीर्थस्थल को जाता रास्ता है। कितना घना रास्ता देखा जा रहा है, एकदम हरियाली भरियाली, पूरा हरा भरा है चारों ओर से। इससे भी हरा भरा ये है आपका घोघरे का जंगल हुआ आबाद। ये घोघरे का जंगल है, पूरा आबाद हो रखा है इसमें। ये आपकी घास है जो पशुओं के चारा के लिए काम आती है। चलते हैं पाठ के कुछ सारांशों पर। यह है पाठ, कुछ इसमें शब्द है मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। तो इसमें देखते क्या है, वनों को आर्थिक संसाधन मानते हैं क्योंकि कच्चा माल जैसे इमारत की लकड़ी, बांस, तेंदुपत्ता, खनिज आदि मिलते हैं। झाड़ियों व वृक्षों से ढके भूभाग वन है। आरक्षित वन हमारे देश में 43% है। भारत के विशिष्ट वन मानसूनी वन है जो भारत के लगभग 70% भाग में है। छत्तीसगढ़ में आर्द्र मानसूनी वन पाए जाते हैं। कांटेदार झाड़ी वाले वनों के वृक्ष छोटे और कम मोटाई के तने वाले होते हैं। समुद्र तटीय वन को मैनग्रोव वन भी कहते हैं। बस्तर साल वनों का द्वीप कहलाता है। शहरीकरण व औद्योगिक विकास ने लकड़ी की मांग को बढ़ा दी है। 1988 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की। वन अधिकार अधिनियम 2006 में पारित हुआ। नष्ट हो चुके वन क्षेत्र में पुनः विस्तार यानी निस्तारण के लिए जंगल को वृक्षों से हरा भरा किया गया जो बडला कोट कहलाता है। इसे हम बडला कोट कहते हैं। बच्चों इसको याद करना है, ये क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, बार बार पूछी जाती है। चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए चलते हैं। इसमें क्या रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहले है नंबर 1 है वृक्षों व झाड़ियों से ढके हुए विस्तृत भूभाग को क्या कहते हैं, वन कहते हैं बच्चों, ये है वन कहते हैं। अगला है नंबर 2 प्रशासनिक आधार पर वन 3 भागों में वन, ये 3 भागों में है बच्चों, 3 वर्गों में विभक्त है। नंबर 3 है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उष्ण कटिबंध सदाबहार वन पाए जाते हैं। बच्चों ध्यान रखना, ये उष्ण कटिबंध सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए अगला देखते हैं नंबर 4 में क्या है। यह है मानसूनी वन भारत में, यह है आपका 70% पाए जाते हैं। नंबर 5 है देवदार वृक्ष, पर्वतीय क्षेत्र में होते हैं बच्चों, ये पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। अब यह है साल जो पाया जाता है वो बस्तर में पाया जाता है बच्चों, बस्तर को साल वन का द्वीप कहा जाता है। चलते हैं सही विकल्प चुन करके लिखिए जरा इसमें। तो सबसे पहले ये भारत के कितने प्रतिशत भाग में वन बचे हैं। तो ये बच्चों 23% भाग में, यानी कम होते चले गए हैं बहुत ज्यादा। अगला है नंबर 2 सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की है। तो बच्चों ये 1988 में की हुई है। इसके बाद अब ये बडला कोट क्या ही मैंने पूछा था, पहले ही बताया था आपको, बहुत ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। उगाया गया वन है जो जहां वनों की कटाई हो चुकी है वहां पर फिर से वन उगाए जाते हैं। नंबर 4 पे आ रहा है छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत भाग में वन पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत वन में, तो 44% वन में पाया जाता है।
नंबर 5 है कांटेदार झाड़ी वाले वन पाए जाते हैं। कांटेदार झाड़ी कहाँ मिलती है बच्चों? ये मिलती है आपको राजस्थान में, वही है बेचारा, वहां कटीली चीजें रहती है। अगला है प्रश्न है वन अधिकार अधिनियम 2006 में क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं? तो उत्तर है बच्चों, इस अधिकार के अंतर्गत प्रावधान निम्नलिखित है। नंबर 1, वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के किसी समुदाय या किसी सदस्य द्वारा निवास या आजीविका के उद्देश्य से स्वयं खेती करने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जमीन रखने का अधिकार। नंबर 2 है पारंपरिक रूप से संग्रहित लघु वनोपज को एकत्रित करने व बेचने और उन पर स्वामित्व का अधिकार। नंबर 3 है अन्य सामुदायिक अधिकार जैसे मछली व जलाशयों के अन्य उत्पाद, मवेशी चराने संबंधी अधिकार। नंबर 4 है आदिम जनजातियों तथा कृषि पूर्व समुदायों के आवास और गृह निर्माण के अधिकार। चलिए सदाबहार वन एवं पतझड़ वाले वन की तुलना कीजिए। वो तो वैसे ही दिखा दिया था आपको मैंने, इन सबके बारे में चलते हैं। ये सदाबहार वन है और ये पतझड़ वन है। चलो देखते हैं नंबर 1 पे। भारत में उन क्षेत्रों में जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहां सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पानी मिल रहा है तो हरियाली भी रहेगी बनी हुई। जबकि इसमें क्या है, उन क्षेत्रों में जहां औसत वर्षा का औसत जो है 75 से 200 सेंटीमीटर है वहां उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नंबर 2 पे आ जाओ, इन वनों में पतझड़ नहीं होता, सदाबहार वन में नहीं होता पतझड़, ये सदा हरित वन होते हैं, यानी हमेशा हरे भरे रहते हैं। पतझड़ में क्या होता है, इन वनों में वृक्ष शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। नंबर 3 में आ जाओ, सदाबहार ये सघन वन है, यहाँ वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर तक होती है। और पतझड़ में ये विरल वन है, इनकी ऊंचाई 30 से 45 मीटर तक होती है। नंबर 4 पे आ जाओ, सदाबहार इन वनों का आर्थिक महत्व कम होता है और पतझड़ में इन वनों का आर्थिक महत्व अधिक होता है। नंबर 5 पे आ जाओ, यहाँ के प्रमुख वृक्षों में महोगनी, रोजवुड और आबनूस आदि वृक्ष हैं। और यहाँ पे देख लो क्या है, यहाँ के वनों में साल है, सागौन है आदि मूल्यवान वृक्ष है। मतलब पतझड़ तो है बेचारा, लेकिन बहुत कीमती लकड़ियों को देता है ये। चलिए आगे देखते हैं। अगला आ रहा है ये पर्वतीय वनस्पति और डेल्टाई वनस्पति की तुलना कीजिए। तो ये देखते हैं पर्वतीय वनस्पति और यहाँ डेल्टाई वन वनस्पति। चलते हैं क्या है। नंबर 1 पे, ये वन पर्वत पर अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग प्रकार से प्राप्त होते हैं और ये वन समुद्र तटों के समीप डेल्टाई भागों में मिलते हैं। एक ऊपर मिलता है तो एक नीचे मिलता है। नंबर 2 पे आ जाओ, इनमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष एवं घासें मिलती हैं और यहाँ है इन वनों में एक ही तरह के वृक्ष मिलते हैं। नंबर 3 है, अधिक ऊंचाई पर होने के कारण इन वनों से लकड़ी प्राप्त करना कठिन होता है। और ये क्या है, इन वनों से लकड़ी कठोर होती इनकी, अतः नाव बनाने व जलाने के काम व फर्नीचर के काम आती है। नंबर 4 पे, इन वनों की लंबाई ऊंचाई के हिसाब से कम हो जाती है और इन वनों के वृक्ष की लंबाई 30 मीटर के लगभग होती है। नंबर 5 पे आ जाइए, इन वनों के सभी वृक्ष आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं होते हैं और इन वनों के सभी वृक्ष आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थात यहाँ बहुत कीमती लकड़ियां पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। ये प्रश्न मैंने बार बार पूछा था, आपको बताया था बच्चों कि बडला कोट क्या होता है, बहुत ज्यादा तैयार करिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आप। बडला कोट के जंगलों में कौन कौन से उपज प्राप्त होते हैं? तो उत्तर है ये, बडला कोट के जंगलों में आम, चिरौंजी, महुआ, बीजा, साल, सतवारी, जामुन, आंवला, सफेद मूसली और काली मूसली आदि प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, आपके आसपास जो वन है उन पर क्या ये बातें खरी उतरती हैं? तो उत्तर हाँ, हमारे आसपास विशाल वन क्षेत्र बिना मानवीय प्रयास उगी हुई वनस्पति है, जैव विविधता क्षेत्र फैले हुए हैं। प्रश्न है, वन काट देंगे तो क्या होगा? बहुत कुछ बिगड़ जाएगा बच्चों, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने लगेगा, जिसके कारण वर्षा में कमी आएगी, तापमान में वृद्धि होगी, सूखा पड़ेगा, मृदा अपरदन में वृद्धि होगी, मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और वन्य जीवों के विलुप्त होने की संभावना भी बढ़ जाएगी।
प्रश्न है, क्या हम वनों के बिना नहीं रह सकते हैं? तो उत्तर है हाँ, हम वनों के बिना नहीं रह सकते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, वन जलवायु को प्रभावित करते हैं, तापमान को गर्मियों से कम करते हैं। वनों की हरियाली आकाश में चलते हुए बादलों को आकर्षित कर पानी बरसाते हैं। नंबर 2, वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, जिससे भूमि का अपक्षय नहीं हो पाता है। और नंबर 3 है, वन भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि करते हैं। और नंबर 4 है, वन हमारे वातावरण को विशुद्ध करते हैं। वे जीवों द्वारा निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड को अपने श्वसन द्वारा ग्रहण करते हैं। वह जीवों के लिए उपयोगी ऑक्सीजन निष्कासित करते हैं, जिससे वातावरण विशुद्ध हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि ये वन ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। नंबर 5 पे चलते हैं। भारत में वन उपजों पर निर्भर कई उद्योगों का विकास हुआ है, जैसे फर्नीचर उद्योग, बीड़ी उद्योग, कागज उद्योग, लकड़ी उद्योग, दिया सिलाई उद्योग, प्लाईवुड उद्योग, वार्निश उद्योग आदि है। इस पे नंबर 6 पे आ जाओ। लाखों लोगों की आजीविका वनों पर ही निर्भर है। नंबर 7, वन वन्य प्राणियों का आश्रय स्थल है। यहाँ पर वन्य प्राणी बेचारे अपना आश्रय लेते हैं। नंबर 8, वन प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण व वन को शांति देने वाला होता है, यानी कि मन को भी शांति देता है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को ज्ञान की प्राप्ति वन क्षेत्र में ही हुई है। वास्तव में वन देश की राष्ट्रीय संपदा है। प्रश्न है, क्या यह कहना सही है कि वन प्राकृतिक रूप से दुर्गम पहाड़ और पथरीले प्रदेशों में ही होते हैं? उत्तर है नहीं, वन मैदानी और पठारी प्रदेशों में भी होते हैं। अगला प्रश्न है, आप अपने आसपास के वृक्षों को देखकर सूची बनाएं और याद करें कि ये सदाबहार या पतझड़ वाले वन है। तो उत्तर है, हमारे आसपास पीपल, साल, सागौन, पलाश के वृक्ष हैं, जो पतझड़ वाले वन हैं। चलिए, क्या हमें लगता है कि वन अधिकार कानून 2006 वर्षों के अन्याय को समाप्त कर सकेगा? उत्तर हाँ, हमें लगता है कि वन अधिकार कानून 2006 अन्याय को खत्म करेगा, क्योंकि इसमें आदिवासियों व जंगल के अन्य पारंपरिक उपभोक्ताओं को वनों पर उनके पारंपरिक अधिकार और जिस भूमि पर वे खेती कर रहे थे उन पर उनका स्वामित्व दिया गया है। वनों का रक्षण व विकास आदिवासियों के अधिकारों की बहाली से ही संभव है। अगला प्रश्न है, यह वनों की रक्षा में किस प्रकार मददगार होगा? तो ये उत्तर है बच्चों, वनों पर जिनका जीविकोपार्जन निर्भर है, वे अपने जीवन संचालन के लिए वृक्षों की रक्षा के लिए आगे आएंगे। न केवल रक्षा करके बल्कि वृक्षारोपण को भी जीवन भर का आधार बनाए हैं, ताकि उन्हें वनोपज आसानी से मिल सके। इस तरह अधिकार सुरक्षित होने से जंगलों की रक्षा हमसे बेहतर कर सकते हैं। प्रश्न है, इसके लिए क्या क्या कदम उठाने होंगे? तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। नंबर 1, वनवासियों को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जमीन रखने का अधिकार हो। नंबर 2, घरेलू आवश्यकता की पूर्ति के लिए जंगल उपयोग वनोपज एकत्र करने बेचने का अधिकार हो। नंबर 3 है, ग्राम समुदायों को जागरूक करना होगा। नंबर 4, वनवासियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं। नंबर 5 है, सरकार कानूनों को कठोरता से लागू करने के लिए सजग रहे। प्रश्न है, अगर हमारे आसपास भी इस तरह के कोई प्रयास करते हो तो इस संबंध में पता करें। तो उत्तर है, हमारे आसपास की कॉलोनी में खाली पड़ी जमीन जहां कचरा डंप किया जाता था, जिससे वातावरण का बुरा असर पड़ रहा था। ऐसे में कॉलोनी के 40 सदस्यों की टीम आसपास से चंदा एकत्र कर गार्डन निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया और घास और पेड़ पौधों की हरियाली वहां आज लहलाती दिखाई देती है, जो बुजुर्गों के बैठने, बच्चों के खेल का स्थान बन चुका है। आसपास के लोगों ने ही रख रखाव का जिम्मा लिया हुआ है। अगला है प्रश्न हमारा, प्रशासकीय आधार पर वनों को कितने भागों में बांटा गया है? उनमें आम लोगों के क्या अधिकार हैं? तो उत्तर है बच्चों, ये प्रशासकीय आधार पर वनों को 3 प्रकार में बांटा हुआ है। नंबर 1, आरक्षित वन। नंबर 2, रक्षित वन। और नंबर 3, अवर्गीकृत वन। तो चलते हैं, इनमें रक्षित वनों से पशुओं को चराने, घास काटने, जलाऊ लकड़ी बीनने, लघु वनोपज इकट्ठा करने
की छूट है। और अवर्गीकृत वनों में पशु चराने तथा लकड़ी काटने की छूट होती है। प्रश्न है, भारत में वनों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आपको बता ही दिया था कितने वर्गों में बटा हुआ है। और ये सदाबहार वन की विशेषताएं बताइए, और पतझड़ वाले वन कहाँ पाए जाते हैं, उनकी विशेष पहचान क्या है, मानसूनी वन किसे कहते हैं, सविस्तार समझाइए। सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने इसमें दे दिए हैं, और ये जो उत्तर अब बताने जा रहा हूँ इसमें ये सारे के सारे प्रश्न शामिल हैं। चलिए देखिए, इन सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है, भारत में वनों को मुख्यतः 6 प्रकार में बांटा गया है। नंबर 1, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार। कठोर लकड़ी के सदापर्णी वन भी कहलाते हैं। ये वन 10 डिग्री उत्तर अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच फैला है। ये वन पूर्वी हिमालय प्रदेश, असम, मेघालय आदि में पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जिन क्षेत्रों में औसत वार्षिक ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड और औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो। नंबर 2, सघन अत्यधिक होते हैं, जिसकी वजह से धरातल तक सूर्य प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। नंबर 3, लताएं अधिक होती हैं, जबकि एक प्रजाति में वृक्षों की छटाई कठिन हो जाती है। वृक्ष कौन से हैं? एबोनी है, रबड़ है और बांस है। चलिए अगला देखते हैं। नंबर 2 है, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वन। शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। इनमें प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जिन क्षेत्रों में औसत ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्षा की मात्रा 100 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नंबर 2, आर्द्रता की कमी के कारण इन वृक्षों की लंबाई 30 से 50 मीटर तक होती है। नंबर 3, आर्थिक दृष्टि से वृक्ष बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। और वृक्ष कौन कौन से हैं? साल है, सागौन है और चंदन। आपको पता ही है कितनी महंगी ये लकड़ियां बिकती हैं। चलिए नंबर 3 है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन। ये वन आर्द्र मानसूनी वनों के पश्चिम की ओर पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे देश में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर कम हो जाती है। इन वनों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वर्षा की कमी के कारण इन वृक्षों की ऊंचाई कम होती है। नंबर 2, इन वृक्षों की जड़ें लंबी, पत्तियां छोटी, चिकनी तथा रेशेदार या रोएदार होती हैं। नंबर 3, इन वनों की भूमि कृषि योग्य होती है। जरा वृक्ष देख लेते हैं कौन सा है। शीशम है, महुआ है, आम है, क्या कहने हैं, बल्ले बल्ले है इसके तो। नंबर 4 आता है, मरुस्थलीय एवं अर्ध मरुस्थलीय कटीले वन। देखिए जरा, इन सारे रेगिस्तान में मारे जाते हैं। तो जिन भागों में वन 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला हो, वहां मरुस्थलीय वन, और जहां 25 से 50 सेंटीमीटर तक हो, वह अर्ध मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। इनकी विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। नंबर 1, इन वनों में छोटे छोटे कांटेदार वृक्ष व झाड़ियां ही पैदा होती हैं। नंबर 2, यहाँ के वृक्ष लंबी और मोटी जड़ों वाले होते हैं, जिससे भूगर्भ से जल प्राप्त करते हैं। और नंबर 3 है, यहाँ के वृक्ष छोटे और दूर दूर होते हैं तथा इनमें पत्ते कम होते हैं। वृक्ष कौन से हैं? बेर है, बबूल है और नागफनी। नंबर 5 है, ज्वारीय वन। समुद्र तटीय भागों में नदियों के डेल्टा में ये वन पाए जाते हैं। नमकीन दलदली भागों के जंगल में जो सदैव हरे भरे रहते हैं, यानी सदाबहार वन होते हैं। चलिए जरा इन वनों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, यहाँ के वृक्ष सदैव हरे भरे रहते हैं और वृक्षों की ऊंचाई 30 मीटर के लगभग होती है। नंबर 2, ये वन सघन व दुर्गम होते हैं, मतलब यहाँ पे नीचे प्रकाश भी नहीं पहुंच पाता है। नंबर 3 है, यहाँ के वृक्ष अधिक नमी के कारण जड़ें भूमि के अंदर न जाकर भूमि के बाहर निकली होती है। वृक्ष देख लेते हैं कौन से है। सुंदरी वृक्ष है, मैनग्रोव है और नारियल। नारियल को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, जिसका पानी भी आप लोग पीते हैं। नंबर 6 पे चलते हैं, पर्वतीय वन, जो कि हिमालय पर होता है। ये हिमालय के ढाल में मिलते हैं और अधिक और ऊंचाई, ताप और वर्षा के अंतर के कारण वनस्पति में भी अंतर होता है। पूर्वी हिमालय में वनस्पति की विविधता व सघनता है और पश्चिम हिमालय में वनस्पति की विरलता है। इन वनों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, 1200 मीटर की ऊंचाई तक घास, छोटे वृक्ष, झाड़ियां अधिक मिलते हैं। नंबर 2, अधिक ऊंचाई पर पनपे वृक्षों का उपयोग कठिन है। नंबर 3, इन वनों की लकड़ी से कागज लुगदी तैयार की जाती है। वृक्ष देखें कौन सा है। मैपिल है, स्प्रूस है और देवदार। देवदार को आप अच्छी तरह से जानते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ के वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्षों के नाम लिखिए। तो बच्चों रख लेना, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका बहुत ज्यादा। छत्तीसगढ़ के वनों में साल है, सागौन है, आंवला है, हर्रा है, बेहड़ा है, साजा, कटंग और बांस आदि वृक्ष पाए जाते हैं जो कि बहुत कीमती होते हैं। अगला प्रश्न है, वन नीति को समझाइए, वन संरक्षण के उपाय भी बताइए। तो उत्तर है बच्चों, वन संरक्षण और वृक्षों की देखभाल उपयोग को ध्यान में रखते हुए 1988 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति घोषित की थी। इस नीति में निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं को समाहित किया गया था। चलिए नंबर 1 तिहाई भाग में यानी कुल भूभाग वन को विशेषकर पहाड़ी ढलानों पर, ताकि वायुमंडल स्वच्छ रहे। नंबर 2 है बंजर बेकार भूमि पर व्यापक वनीकरण का समयबद्ध कार्यक्रम और तैयार किया जाए, जिससे ईंधन एवं चारा उपलब्ध हो। नंबर 3 जनजाति वर्ग के लोगों के हित का ध्यान रखा जाए, इसके अंतर्गत वन अधिकार कानून 2006 बिल पास किया। नंबर 4 वनों की ठेकेदारी प्रथा खत्म कर जनजाति सहकारी संस्थाओं को यह काम सौंपना चाहिए। और नंबर 5 है वन प्रशासन को अधिक कुशल बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए या प्रकाश हो उसका। अगला है भारतीय वनों के नष्ट होने से बचाने के उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1 ईंधन के लिए पूरक साधनों का विकास किया जाए। नंबर 2 वनों की कटाई पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाए। नंबर 3 दवा नल की रोकथाम होनी चाहिए। दवा नल से मतलब बच्चों जिसमें आग लग जाती है तो आगों की रोकथाम होनी चाहिए। नंबर 4 अति चराई पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, पूरा ही चारागाह चबा जाते हैं वन जानवर। नंबर 5 वनों के बाहर खाली पड़ी भूमि पर चारागाह विकास तथा ईंधन के लिए वृक्षारोपण व वन संरक्षण के लिए नितांत आवश्यक है। नंबर 6 वनों को कीड़े मकोड़े तथा बीमारियों से बचाने के लिए रसायनों का उपयोग आवश्यक है। नंबर 7 वनों को सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। नंबर 8 लकड़ी की प्रतिस्थापनापन वस्तुओं की खोज पर लकड़ी पर मानव की निर्भरता को कम किया जाए। नंबर 9 कृषि के अयोग्य भूमि तथा खाली पड़ी भूमि पर वन लगाए जाएं एवं उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जाए। नंबर 10 उपयोगी एवं शीघ्र विकसित होने वाले वृक्षों का रोपण किया जाए। नंबर 11 नई वन संरक्षण नीति बनाई जाए एवं उसके विनाश के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को कठोर सजा दी जाए। तो ऐसा कुछ करा जाना चाहिए, ये सब आवश्यक अंग है। चलिए अगले प्रश्न में भारतीय वनों के नष्ट होने के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। देखते हैं बेचारे कारण क्या है, कैसे नष्ट होते जा रहे हैं। तो वनों के विनाश के कारण निम्नलिखित हैं। प्राचीन काल में वनों का आधिक्य था, परंतु कालांतर में वनों का क्षेत्र बहुत ही कम हो गया है। वनों के विनाश के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित है। नंबर 1 है कृषि प्रयोग के लिए जनसंख्या में लगातार वृद्धि होते रहने के कारण समय समय पर कृषि उत्पादों को बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव की गई। खाद्य पूर्ति हेतु वनों को काटकर कृषि कार्य से वनों का अत्यंत अभाव हो गया। आदिवासियों द्वारा भी झूमिंग प्रणाली द्वारा कृषि, झूमिंग प्रणाली यानी झूमिंग कल्टीवेशन क्या होता है ये बताया जाता है, यानी वनों को साफ करके कृषि की जाती है, उसको हम झूमिंग प्रणाली बोलते हैं। कार्य करने रहने के कारण यानी इस प्रणाली में वनों को साफ कर कृषि की जाती है। तथा स्थान परिवर्तनशील कृषि प्रणाली यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं के कारण भी वनों का विनाश हुआ है। आज यहाँ पे खेती कर ली तो कल को वहां पे खेती कर ली, वहां की जंगल जो थे साफ कर दिए गए, तो ऐसा करते हैं। चलिए नंबर 2 पे चलते हैं रेल मार्गों के लिए। ये तो अंग्रेजी शासन से चला आ रहा है बच्चों। तो अंग्रेजी शासन काल में रेल मार्गों के लिए उपयोग किए जाने वाले स्लीपरों के लिए भी वनों का विनाश किया गया, परंतु अब रेलवे बोर्ड द्वारा लकड़ी के स्लीपरों के स्थान पर कंक्रीट के स्लीपर उपयोग किए जाने से वनों का विनाश कुछ सीमा तक थम सकेगा। जहाज बनाने हेतु तथा घरेलू उपयोग के लिए ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति भी इन वनों के विनाश का कारण है। नंबर 3 लेते हैं, यह है अनियंत्रित चराई व्यवस्था। वन प्रदेश में ग्रामीण द्वारा चराई को अनियंत्रित चराई कराने के कारण भी वनों का विनाश हुआ है। पशु वृक्षों की कोमल टहनियों को तो खा जाते हैं, साथ ही साथ नन्हे उगे पौधों को भी अपने खुरों से उखाड़ देते हैं। नंबर 4 है प्राकृतिक विनाश। ये तो प्रकृति अपना बैलेंस बनाए रखती है।
वर्ष के दिनों में, यानी कि वर्षा के दिनों में, ये बच्चा वर्ष नहीं है, वर्षा है यहाँ पे। वर्षा के दिनों में बाढ़ आने के कारण भी वनों का विनाश होता है। वृक्षों में अनेक प्रकार के रोग तथा कीड़े आदि लग जाने के कारण भी वनों का विनाश होता है। कभी कभी वनाच्छेद क्षेत्रों में दावाग्नि, जंगल की जो आग है, फैल जाने के कारण भी क्षेत्र विशेष के वनों का विनाश हो जाता है। यानी आग लग गई तो मीलों आग लगती चली जाती है, कोई बुझाने वाला नहीं होता है। आप लोग समाचार में देखते ही हो, तो ये बहुत बड़ा विनाश कहलाता है। इसी के साथ बच्चों ये लेसन समाप्त हो रहा है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आप लोगों को। ये नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे आप लोगों को कैसा लग रहा है और मुझे क्या बनाकर भेजना है। उसी के आधार पर मैं आगे के वीडियो का निर्णय लेता हूँ और फिर बनाने का प्रयास करता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करिए, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके और उनको लाभ मिल सके और आपको भी लाभ पहुंचेगा और खुशी भी मिले। कम से कम इसको बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद सर आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद।